समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हमारा ये साप्ताहिक शो शेखर से सवाल लेकर हाजिर हैं। शेखर, इस हफ्ते भी हमें कई सारे सवाल आए हैं देश और दुनिया से जुड़े। पहला सवाल लूँगी दिवाकर सिंह का। बोल रहे हैं कि पिछले 6-7 महीनों में ट्रंप के प्रेसिडेंसी या टाको के लगातार फ्लिप फ्लॉप के साथ क्या आपको लगता है कि भारत का अमेरिका पर से भरोसा उठ रहा है? वे बस बातें ही करते हैं, माफ़ कीजिएगा, बातें ही करते रहते हैं और उन देशों को आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं जो उन पर निर्भर हैं या उनसे कमज़ोर हैं। और इस 500% टैरिफ की धमकी का क्या असर होगा? क्या ये एक और टाको होगा या फिर यूक्रेन को बचाने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को ट्रिपल कर देंगे? देखिए, पहली बात तो आपकी आखिरी बात का जवाब देता हूँ। ये जो 500% किसी के ऊपर लगने वाला नहीं है। ये बिना बात उनकी शौक एंड औ की आदत है। अब वो 500 लगाएं, 50 लगाएं, नुकसान तो उतना ही होगा। अब चीन पे कैसे लगाएंगे? चीन के साथ तो बोल रहे हैं मेरी ट्रेड डील हो गई, भारत के साथ भी ट्रेड डील हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं? उनको खिसियाहट है। खिसियाहट किस बात की है? क्योंकि ईगो है बड़ी ज़बरदस्त, और बोला था कि मैं आऊँगा 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाएगी। अब उनका चुनाव हुए तो नवंबर से अब तक 9 महीने हो गए हैं जी। उनको स्वेरिंग जिसको हम कहते हैं, जिसको वो इनॉग्रेशन बोलते हैं, उसको भी 7वां महीना है। तो इतना टाइम निकल गया। पुतिन उसको अपनी छोटी उंगली पे घुमा रहा है। शुरू में बड़ी उम्मीद दी, फिर कुछ किया नहीं। तो लगता नहीं कि पुतिन की मर्जी है कि वहाँ पे कोई समझौता करे या लड़ाई बंद करे। फिर वो खसियाहट में उन्होंने बोलना शुरू किया, अरे अभी तो मैं करा रहा हूँ लेकिन ये लड़ाई होती नहीं। अगर मैं प्रेसिडेंट होता, वो तो जैसे नवजोत सिंह सिद्धू कहता है कि मेरी आंटी की अगर मूछें होती तो अंकल होती, है ना। तो ये तो कुछ ऐसी बात है। तो अब उनको ये कहना है कि उनको एक अबाउट टर्न करना है। अबाउट टर्न इस बात में करना है कि अब तक वो पुतिन के फैन थे इतने दिनों से, पुतिन के बारे में अच्छी बातें बोलते थे, पुतिन से बात करते थे, और उनको लगा पुतिन उनकी बात मान के लड़ाई बंद कर देगा। पुतिन ने लड़ाई बढ़ा दी है और अब लगता है उनके घर थोड़ा सा घरेलू प्रेशर भी है, क्योंकि जो मेलेनिया हैं उनकी पत्नी, वो तो स्लाविक हैं, स्लोवेनिया से हैं। तो एक स्लाविक सिंपैथी भी होती है। और जो स्लाविक जो एक ईस्ट यूरोप में जो सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो रशिया के खिलाफ आप कह लीजिए, जो एक टेंशन है, डर है, तो वो उस हिस्ट्री को लेके आती हैं। उनका परिवार तो सारा वहीं का है, स्लोवेनिया का, वो स्लोवेनिया जाती भी है। तो अभी 3 दिन पहले ट्रंप ने कहा कि मैं घर जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अभी बात हुई है और ये पीस आगे चल रही है यूक्रेन में, और मेलेनिया मुझे कहती है लेकिन आज देखो पुतिन ने 2 शहरों के ऊपर और हमला किया है। तो वो भी एक हमला है। तो उस खिसियाहट में अब आदमी अबाउट टर्न को कैसे जस्टिफाई करे? तो वो अब डराना चाह रहे हैं, रशिया को भी डराना चाह रहे हैं कि आपकी दुकान किस चीज़ से चल रही है। आपकी रोटी, दाल, ब्रेड, बटर जो भी आप खाएं, आपका सॉसेजेस, आपका मीट जो भी आ रहा है वो आपके तेल बेचने से आ रहा है। जी। दुनिया का जितना तेल आजकल प्रोड्यूस हो रहा है उसका 10% रूस प्रोड्यूस कर रहा है। वो जो 10% रूस प्रोड्यूस कर रहा है उसमें काफ़ी बड़े बायर्स, सबसे बड़ा बायर चाइना है, भारत बड़ा उसका बायर है, ब्राज़ील बड़ा बायर है, और रशिया की जैसे गैस अगर आप देख लें तो यूरोप खुद बहुत बड़ा बायर है। तो रशिया के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है बेचने के लिए, सिर्फ ये है कि आपने एक फ्लोर लगाया हुआ है कि इसके नीचे आप दाम दे सकते हैं, इसके ऊपर नहीं दे सकते। तो दुनिया का दाम इस समय मान लीजिए 68 या 69, 65 और 70 के बीच में, डॉलर के बीच में चलता है पर बैरल, जो भारत की बास्केट में हमें पड़ता है औसत। उससे
जो रूस का है करीब 60 पे मिलता है। तो आप कहेंगे अरे यार ये $5-6 10% का डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा खरीदते हैं साल में तो उसमें 10% बहुत बड़ी बात होती है। तो चीन खरीद रहा है, भारत खरीद रहा है, यूरोप बहुत गैस खरीद रहा है, ब्राज़ील खरीद रहा है। तो ये इन 3 देशों से अमेरिका की ट्रेड भी है, तो उन्होंने इन 3 देशों का एक शोर कर दिया। अब मान लीजिए कि वो 500% लगा दें, तो फिर क्या होगा? मान लीजिए 500% लगा दें, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो भारत, चीन और ब्राज़ील बोले भाड़ में जाओ, हम लेंगे, जो करना है कर लो। तो 500% लगने वाला है नहीं, क्योंकि वो लगा के फिर कहीं और से वो चीज़ लेंगे ना, वो कहाँ से लेंगे? चीन के ऊपर इतना लगाएंगे तो उनकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका में जितनी चीज़ें बिकती हैं बहुत ज़्यादा तो चीन से ही आती है। और चीन अभी इस नेगोशिएशन में चीन के पास बहुत बड़ी एक चाबी है अमेरिका की, वो क्रिटिकल मिनरल्स की है। तो चीन तो फिर से बंद कर देगा क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये एक शॉक एंड ऑ वाली बात है, 500% लगा दूंगा। और अगर वो लगा दे और भारत, चीन, रशिया से खरीदना बंद कर दें और कोई भी नहीं खरीदेगा फिर, क्योंकि जो खरीदेगा उसके ऊपर 500% लगेगा, तो फिर क्या होगा? दुनिया में 10% ऑयल प्रोडक्शन जो रोज़ की है वो ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अभी हरदीप पुरी बोल रहे हैं, 3-4 जगह बोले हैं वो, बल्कि वो पीछे इंडिया फाउंडेशन के एनुअल लेक्चर पे भी बोले थे, जो राम माधव की इंडिया फाउंडेशन है उसके एनुअल लेक्चर में मैं भी वहाँ था। वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप जो रूस की प्रोडक्शन है उसको निकाल दें दुनिया की प्रोडक्शन से, 10% है, तो ये उनकी, हमारे लोगों ने जो गेमिंग करी है इसकी, कि फिर ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो करीब अभी $65-68 पर बैरल से $140 हो जाएंगे। तो सारी दुनिया का दीवाना निकल जाएगा जी। और ये जो डेवलप्ड देश हैं इन्हीं के अंदर हर तरह का क्राइसिस हो जाएगा। तो ये बहुत कहने की बात है। दूसरी बात जो आपने पहले कही, भरोसे की, अब अमेरिका के ऊपर जो अमेरिका के दोस्त हैं उनका भरोसा ना के बराबर है, ना के बराबर है। सब अपना अपना तरीका निकाल रहे हैं, क्योंकि सबको ये भी पता है कि ट्रंप हमेशा के लिए तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और हैं। लेकिन 3 साल भी वो नहीं होते अमेरिका में, क्योंकि राष्ट्रपति जब अपनी सेकंड टर्म करता है तो उसके 2 साल के अंदर अंदर वो लेम डक हो जाता है। लेम डक एक बड़ा अमेरिकन एक्सप्रेशन है पॉलिटिक्स में, कि उस राष्ट्रपति तो है लेकिन उसके पास सत्ता में पावर उतनी नहीं है। ये नहीं कि उस टाइम लड़ाई नहीं कर सकता है, लेम डक राष्ट्रपतियों ने लड़ाइयाँ भी करी हैं, लेकिन तब तक सबको ये पता होता है कि अब 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद ये नहीं रहेंगे, तो हमें अगले की तैयारी करनी है, क्योंकि उसके बाद ये कोई पॉलिसी भी करते भी तो उसको आगे ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या होती है, अमेरिका में एक उनके यहाँ सेफ्टी वाल्व है कि जब चुनाव होता है राष्ट्रपति का, वो डायरेक्ट चुनाव है, लेकिन जो उनकी कांग्रेस और सेनेट है उसका भी चुनाव अलग से होता है। वो नहीं चुनती है राष्ट्रपति को आने, जैसे हमारे यहाँ तो एमपी चुनते हैं पार्लियामेंट में, वो नहीं चुनते, डायरेक्ट चुनाव है। तो वो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके साथ कांग्रेस और सेनेट के आधे चुनाव होते हैं, बाकी आधे 2 साल के बाद होते हैं, उसको वो मिड टर्म्स कहते हैं। उसमें उनका ये एक प्रोटेक्शन या सेफ्टी वाल्व ये है कि एक ही हवा में किसी के पास सारी सत्ता ना आ जाए, क्योंकि अमेरिका में विप सिस्टम नहीं होता। वहाँ पे आप चाहे मर्जी से जिस तरफ चाहें आप वोट कर सकते हैं। अभी भी आप देखिए इनका वन बिग ब्यूटीफुल के बिल के ऊपर भी रिपब्लिकन्स ने, कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। फाइनली जब बराबर हो गए कई चीज़ों के अंदर, कई अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी, तो कास्टिंग वोट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, जैसे हमारा राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, वो जो कास्टिंग वोट होता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं देश के, उनके यहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट है, काफ़ी आइडियाज़ कॉमन है, तो फिर उसका वो कास्टिंग वोट कास्ट कर सकता है। नॉर्मली कास्ट नहीं करता, लेकिन सेनेट में 50-50 हो गया, तो फिर उन्होंने जाके वोट कास्ट किया। तो यही अगर मिड टर्म्स में अगले साल ही मिड टर्म्स हैं, अगले साल के 4th क्वार्टर शुरू होते ही मिड टर्म्स है, उसके अंदर अगर ट्रंप की पार्टी की 2 सीटें ही कम हो गई, उनकी लोकसभा में, कांग्रेस में, या उनके राज्यसभा में 1 या 2 सीटें, कहीं भी 1 या 2 सीटें कम हो गई, तो उनकी जो मेजॉरिटी है वो 1 वोट की है, उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। मेजॉरिटी जब खत्म हो गई
तो फिर ये नए कानून जैसे मर्जी धक्का मार के पास कराना या जिसको कहते हैं हल्ले में पास कराना, वो नहीं कर पाएंगे। और ये एलोन मस्क भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी पार्टी को जिताना नहीं है सब जगह, 1 या 2 सीटों में ट्रंप को हराना है ताकि ट्रंप मनमानी ना कर पाए। तो ये सारी बातें हैं। सारे देश जो अमेरिका के दोस्त हैं, वो जो अमेरिका के दोस्त नहीं है वो अलग तरीके से देख रहे हैं, वो इस मौके का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस मौके का चीन उठा रहा है, लेकिन जो अमेरिका के दोस्त हैं उनको पता है कि ये हमेशा तो रहेगा ही नहीं, तो तब तक का टाइम बिताना है कि उसमें जितनी कम डैमेज हो उतना अच्छा है। क्योंकि ट्रंप का तरीका ये है कि जो उसके दोस्त हैं वो उनको ह्यूमिलेट करता है, उनको लगता है कि इनकी मेरे ऊपर निर्भरता है, अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की पावर है, ट्रंप की क्या पावर है। लेकिन जो एडवर्सरी हैं उनको ज़्यादा नहीं बोलता है, क्योंकि उनको लगता है उसको लगता है कि वो तो मेरी पावर से डरते नहीं है। पहली बात, लड़ाई करने तो मैं जाऊंगा नहीं, और दूसरी बात ये कि उनका डर मैं दिखा के जो मेरे दोस्त हैं उनसे कुछ ज़्यादा डील्स ले सकता हूँ, खास करके ट्रेड में। और ट्रेड भी है, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें तो कोई अब शक ही नहीं है कि उनके कई कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनके अपने पारिवारिक बिजनेस हैं, कईयों के बच्चों के बिजनेस हैं, ट्रंप के खुद के परिवार के बिजनेस हैं। उसी में घुस के पाकिस्तानियों ने भी फ़ायदा उठाया, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर दी, बोल दिया कि आप आके क्रिटिकल मिनरल्स में कर दीजिए। तो वहाँ जैसे हार्वर्ड लुटनिक हैं जो ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उनका बेटा भी बिजनेस में है, वो भी वाइट हाउस में घूमता है। ऐसे ही जो स्टीव विटकॉफ हैं जो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं, स्पेशल दूत हैं मिडल ईस्ट के लिए भी और पुतिन के लिए भी, उनके लड़के ने इतनी बड़ी क्रिप्टो कंपनी बनाई है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। उसी कंपनी के साथ पाकिस्तान ने डील करी है, और उसी कंपनी का जो एडवाइज़र है 35 साल का पाकिस्तानी साकिब बिन बिलाल, उसको पाकिस्तानियों ने अपना क्रिप्टो मिनिस्टर भी बना दिया है। अभी पाकिस्तानियों ने अपनी क्रिप्टो के लिए एक लॉ भी निकाल दी है, वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, वारा उसको बोलते हैं। तो ये सब लोगों को ट्रंप की कमजोरियां भी समझ आ रही हैं। यूरोप वाले हैं उसके चमचेगिरी कर रहे हैं। देखिए वो मार्क रूटे डैडी बोलता है, ही इज़ आवर डैडी, है ना, तो वो डैडी बोल रहा है। कुछ लोग उसको गिफ्ट भेज रहे हैं, कुछ लोग उसके परिवार के सदस्यों को गिफ्ट भेज रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसे हमारी राजनीति में एक समय खुलेआम होता था, अब खुलेआम नहीं हो सकता है, अब छुप छुप के होता है। लेकिन वो एक थोड़ी सी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बनी हुई है। तो सब देश खास करके जो अमेरिका के दोस्त हैं उनको यही सोचना है कि दोस्त तो हम अमेरिका के हैं, जो हमारा अलायंस है या जो हमारा कॉमन इंटरेस्ट है वो तो अमेरिका से है। वो डोनाल्ड ट्रंप हो या ना हो, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट तो होता है 4 साल के लिए, उसका असर पड़ता है। और अगर फर्स्ट टर्म हो तो आपको लगता है 8 साल भी हो सकता है, 2 बार भी आ सकता है, लेकिन 8 के आगे तो कोई नहीं आ सकता है ना। तो ये सारी एक पेचीदा स्थिति है इस समय अमेरिका के साथ, जिसका खामियाजा अमेरिका के दोस्तों को भुगतना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया को देखिए, जापान का कितनी चिंता है, क्योंकि जापान के ऊपर चाइना के क्लेम्स हैं। जापान ने इतने साल अपने डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं किया, तो ट्रंप पूछ रहे हैं आप डिफेंस में इन्वेस्ट करो। उन्हें पता है डिफेंस में जो इन्वेस्ट करेगा उनके एलाइज में, वो अमेरिका से हथियार खरीदेगा। अभी भी यूक्रेन के लिए कह रहे हैं कि मैं उनको दूंगा पेट्रियट मिसाइल, और मैंने रोके हुए थे, लेकिन उसके पैसे मुझे यूरोप देगा। पैसे यूरोप कहाँ से देगा? पैसे उन डॉलर्स में से देगा जो कि रिजर्व रशिया के कॉन्फिस्केट किए हुए हैं लड़ाई के बाद। तो ये डील बाइडेन के टाइम फाइनलाइज हो चुकी थी, लेकिन ट्रंप इसको अब ऐसे करेंगे कि लगे कि मेरा क्रेडिट है, मैंने इसको कराया। तो ये ट्रंप का एक अलग तरीका है, सारी दुनिया को उसका तरीका समझना पड़ेगा। इसकी इम्प्लीकेशन ज़्यादा उसके दोस्तों के ऊपर होंगी। शेखर, अगला सवाल एन आनंद का है। वो बोल रहे हर चीज़ पर टैरिफ लगाने के बजाय ट्रंप के लिए बेहतर होगा कि वे अपने साथ समझौते करने वालों पर जोर दें कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल जारी रखेंगे। क्या ट्रंप और नेटो के लिए बेहतर नहीं होगा कि वे रूस से क्रूड की खरीद को रोकने की बजाय उसकी कीमतें और कम कर दें? इस तरह क्रूड की कीमतें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन रूस का मुनाफा कम हो जाएगा। देखिए, ये हो सकता है कि जो अगला यहाँ से आएगा ये सब एक मिलके काम करेंगे। हालांकि ट्रंप लेंगे क्रेडिट, हो सकता है वो बोलेंगे अगर रशिया नहीं माने इसको लड़ाई रोकने के लिए, तो हो सकता है वो बोलें कि 10% नहीं, हम 15% कम कर देंगे। लेकिन उसका भी लिमिटेशंस हैं।
सपोज चीन नहीं मानेगा, मैं भारत को अलग रख रहा हूँ, भारत तो अमेरिका का दोस्त है, कुछ हद तक एलाई भी है, कुछ नहीं तो दोनों देश एक दूसरे को एसेंशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कहते हैं ना। चीन तो नहीं कहता ऐसा कुछ भी, तो चीन बोलेगा भाड़ में जाओ, मैं तो 10% नीचे ले रहा हूँ, इतना कर दिया यही काफ़ी है। क्योंकि चीन के साथ जो चीन पैसा दे रहा है रशिया को, रशिया उससे चीन से सामान भी खरीद रहा है, क्योंकि रशिया को बहुत, उनको गाड़ियाँ चाहिए, वेस्ट से तो आनी बंद हो गई हैं, उनको चिप्स चाहिए अपने सारे हथियारों के लिए भी, और अपनी मशीनरी के लिए भी सिलिकॉन चिप्स चाहिए, सेमीकंडक्टर्स चाहिए, वो सब तो चाइना से आ रहा है उनके पास। तो इस बात की लिमिटेशन है। हो सकता है उसको 5% और कम कर दें, मुझे पता नहीं, होगा तो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, उससे हिंदुस्तान भारत को, चीन को फ़ायदा हो जाएगा, और क्या होगा उसके अंदर, क्योंकि दुनिया में तो ऑयल की सप्लाई उतनी रहेगी। ट्रम्प फंसे हुए हैं इसमें, वो ये भी नहीं कह सकते कि दुनिया में ऑयल की प्रोडक्शन कम कर दो, ओपेक कम कर दे, जिससे कि रूस के लिए समस्या हो, लेकिन जैसे वो कम कराएंगे दुनिया में ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। और ट्रम्प को भी अपने यहाँ इन्फ्लेशन कम रखने के लिए, उनका तो सबसे बड़ा वायदा था कि इन्फ्लेशन नहीं होने दूंगा, उसके लिए ऑयल प्राइस को नीचे रखना ज़रूरी है। और वो शुरू से कह रहे हैं जब मैं आऊँगा तो ऑयल प्राइस सस्ता हो जाएगा। और अमेरिका में ऑयल प्राइस बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सब लोग गाड़ी लेके चलते हैं वहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी है नहीं। आप न्यूयॉर्क वगैरह से कंफ्यूज मत होइएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ ना के बराबर है, तो सब लोग गाड़ी लेके ही चलते हैं। तो जो फ्यूल है, जिसको गैस स्टेशन पंप का प्राइस कहते हैं, वो वहाँ बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू होता है। शेखर, अगला सवाल इनका यूजर नेम विश्वनाथ CHVK बोल रहे, रूसी तेल और सैंक्शंस पर भारत नेटो को काउंटर क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, अब भारत ने नेटो का जवाब तो दे दिया, अब नेटो क्या कर रहा है? नेटो बोल ही रहा है ना, बोल रहा है तो बोलता रहेगा। अब बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेटो तो भारत से ज़्यादा खरीद रहा है एनर्जी रूस से। तो ये जो मार्क रूटे ने एक बोला, ये भी कुछ उन्होंने वही खड़क सिंह टाइप कुछ वहाँ पे स्टेटमेंट दिया ट्रम्प को खुश करने के लिए। ये वही हैं जिन्होंने उसको डैडी भी बोला, और ये वही हैं जिन्होंने उसको एक वो इतनी लंबी नोट लिख के भेजा था, जैसे जो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ये मैं अगर उसका ट्रांसलिट्रेशन ना करूं, मैं उसका भावार्थ आपको बताऊं जी। जो मार्क रूटे ने नोट लिखा था ट्रम्प को, जो ट्रम्प ने एकदम अगले दिन उसको पब्लिक कर दिया कि देखो उसने मेरे को लिखा है, क्योंकि ट्रम्प के पास सीक्रेट तो रहता नहीं। तो उसका भावार्थ यही होगा जो मैंने आपको बताया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो ये यूरोप वाले भी बहुत शातिर हैं, उनको पता है ट्रम्प की ईगो है, तो ये ट्रम्प की ईगो को खेल रहे हैं। अभी जर्मनी के मर्ज ने क्या बोला, उसने कहा कि ठीक है आप भेजो यहाँ पे पेट्रियट मिसाइल्स और मैं उसके पैसे दे दूंगा, और आपको आने में टाइम लगेगा, तो जो मेरे पास पेट्रियट बैटरीज पड़ी हैं उनको मैं भेज रहा हूँ यूक्रेन में, आप मुझे नहीं भेज दो, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो उसके बहाने थोड़ी मॉडर्न भी मिल जाएगी उसको। तो ये सारे तरीके ये लोग निकाल रहे हैं, और ये लोग जो पश्चिमी देश हैं ये साथ ही रहेंगे। ये अभी सिर्फ नखरेबाजी जो तू मैं है, ये सब नूरा कुश्ती है, ये साथ रहेंगे। इनके बीच में एक डिसरप्टिव एलिमेंट आ गया है, वो बोलने में ज़्यादा डिसरप्टिव है। जो टाको बोलते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कॉइन किया था, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो अभी आप देखिए ना, उन्होंने कल परसों भी ऐसे बोला था, इतनी ज़ोर से बोल दिया कि जो पावल हैं उनके जो फेड चेयरमैन है, फेड चेयरमैन का मतलब वहाँ पे होता है जैसे आपके RBI के गवर्नर हैं जी, उसको मैं निकाल रहा हूँ, वो बेवकूफ़ है, उसको समझ नहीं आता, वो इंटरेस्ट रेट नहीं काट रहा है, मेरा इन्फ्लेशन लो है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कटेगा तो लोगों के लिए सस्ता होता है ना। सब लोग तो अमेरिका में उधार लेके काम करते हैं। अमेरिका में शुरू से, अब तो मैं काफ़ी दिन से इतना ज़्यादा नहीं जाता हूँ, पर अमेरिका का एक फेवरेट बम्पर स्टिकर है, जो कार के पीछे एक स्टिकर लगाते हैं, तो स्टिकर है I-O सो ऑफ टू वर्क आई गो, कि मेरे ऊपर उधार है, इसलिए मैं काम पे जा रहा हूँ। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर सब उधार रखते हैं, अब सब ने मॉर्गेज पे घर लिए होते हैं, कोई भी घर इतने दिन रखता नहीं कि उसका पूरा लोन पूरा हो जाए, तब तक कुछ और ले लेता है। तो ये एक उधार की इकोनॉमी है, तो उनको चाहिए कि वहाँ पे रेट्स कटें। पावेल रेट नहीं काट रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप हर चीज़ पे टैरिफ लगा रहे हो। जो टैरिफ लगेंगे, आप मान लीजिए ये फ़ोन है,
ये फ़ोन जितने का भारत में मिलता है उससे करीब 30% कम भारत में बना हुआ फ़ोन आपको दुबई एयरपोर्ट पे मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में टैरिफ हैं, टैरिफ जो भी इसमें पार्ट्स आ रहे हैं बाहर से उसके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। भारत सरकार ने अपना टैक्स यहाँ पे लगाया हुआ है, जीएसटी टाइप जो भी होता है, और उसके ऊपर जो भारत सरकार पीएलआई दे रही है एक कंपनियों को, वो डायरेक्टली इसके दाम में नहीं आता, लेकिन वो भी हम टैक्स पेयर दे ही रहे हैं। लेकिन जब दुबई में बिकता है वहाँ को 0 टैरिफ है, तो टैरिफ कौन पे करता है? टैरिफ उपभोक्ता पे करता है। ये फ़ोन मैंने भारत में लिया, अगर मैं आता जाता तो दुबई में मैं ले सकता था, लूँ या ना लूँ वो अलग बात है। तो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टैरिफ लगता है, कस्टम्स ड्यूटी लगती है, टैरिफ कस्टम्स ड्यूटी है, वो उपभोक्ता को देनी पड़ती है। तो पावेल कह रहे हैं आपसे सब टैरिफ लगाएंगे, 10% तो आपने सब पे लगा दिया क्योंकि आपको उसकी इनकम चाहिए। ये सब तो दामों में जाएगा ना, तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मैं इंटरेस्ट रेट्स कैसे घटाऊं? ये तो अर्डोगान ने किया टर्की में। जैसे वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती गई, वो रिजर्व बैंक अपने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बोले कि इसका रेट कट करो, उसने नहीं किया तो निकाल दिया। एक बार फिर उन्होंने अपने सन इन लॉ को बना दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में अपने सन इन लॉ को बनाएंगे ट्रम्प, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा उसको निकालो, फिर उन्होंने कहा मैं उसको निकाल दूंगा, फिर कहा मुझे पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इसको लगाया था, फिर लोगों ने याद कराया कि आपने लगाया था, जब पहले ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उन्होंने लगाया था, इसमें बाइडेन की कोई गलती नहीं है। तो ट्रम्प का पॉइंट ये है। फिर कहा कि मैं निकाल दूंगा, मेरी चिट्ठी तैयार है, ये देखो उसको निकालने की, और मैं कांग्रेस में लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ कि उसको निकालू के लिए सब तैयार हैं। कल उन्होंने कह दिया मैं तो उसको नहीं निकालने वाला। तो वो एक प्रेशर बना के रखते हैं जी। और वही प्रेशर है वो पावेल के ऊपर भी है। और पावेल को पूछा किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको ट्रम्प निकाल सकते हैं, उसने कहा नहीं। ट्रम्प आपको बोलेंगे आप निकल जाओ, आप छोड़ो, बोला नहीं। बोला आप डरते हो ट्रम्प की धमकी से, उसने कहा नहीं। आप ट्रम्प के ऑर्डर पे रेट्स कट करोगे, उसने कहा नहीं। और उसने तो बल्कि बीच में एक थोड़ा सा एक कस वर्ड भी एफ टाइप कुछ यूज़ कर लिया था। तो वो एक अलग तरह का देश है जहाँ आप देखो एलोन मस्क लड़ाई कर रहा है खड़ा होकर। अभी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे खड़ा होकर मोदी जी से लड़ाई करनी शुरू कर दे और बोले मैं ऐसी पार्टी बनाऊंगा कि अगले साल अगली बार आपके 240 क्या अब 225 से ऊपर ना जा पाओ। आप देखो क्या क्या कौन कौन उसके दरवाजे पे पहुंचेगा, रात में दिन में खटखटा के, और कई चैनल्स हमारे बोलेंगे उसका इतना बड़ा स्कैम खुला, राइट। तो वो एक अलग तरह की सोसाइटी है अमेरिका में। शेखर, अगला सवाल निकुंज संघाय का है। बोल रहे हैं आपके डिफेंस बजट को 1.9% ऑफ जीडीपी से धीरे धीरे 2.5% तक लेकर जाने वाली बात से मैं सहमत हूँ। हाल ही में सीडीएस ने बयान दिया है कि यू कैन नॉट विन टुडेज वॉर्स विद येस्टरडेज वेपन्स। भारत को अगर कुछ 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल में सबमरीन्स, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आ रही है। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन चाहे सबमरीन हो, चाहे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हो, ये आपको ऑफ द शेल्फ नहीं मिलते हैं। ये इनको आप Amazon.com पे ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। इनको आप जाके कोई दुकान, ये हैमलीज की दुकान तो है नहीं कि आप खिलौना खरीद लाएं। आप जब ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के साथ 15% आप एडवांस देते हैं, ये नॉर्म है ग्लोबल मार्केट्स में। फिर दूसरा आदमी उसकी प्लान करता है बनाने की, फिर उसको बनाने के लिए उसके मेटल्स, उसके पार्ट्स, उसके कंपोनेंट्स, उस सबको सब कॉन्ट्रैक्ट करता है बनाने के लिए। तो पहली कॉपी, जैसे मान लीजिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, अगर आज आप ऑर्डर करेंगे तो आपको नया पहला जहाज़ मिलने में कम से कम 2 साल लगेंगे, 2 से ज़्यादा भी लग सकते हैं जी। क्योंकि तभी बनना शुरू होता है। ये हो सकता है कि आप किसी को बहुत अच्छा ऑर्डर दें और बोले कह रहे यार जब तुम्हारे प्लेन आएंगे तब मेरे पायलट्स ट्रेन होंगे, मेरे डॉक्टरीन डेवलप होंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करो, जो अपनी एयरफोर्स से मुझे कोई 1 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ या 2 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ अभी लीज पर दे दो। ऐसे रफाल का भी हुआ था, वो आए फिर वो वापस चले गए, फिर आपके नए आ गए। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन एकदम ये चीज़ें नहीं आ सकती। लेकिन मैंने एक आर्टिकल लिखा था नेशनल इंटरेस्ट अपना, जिसकी कॉपी शेयर करेंगे आपके साथ अपूर्वा डिस्क्रिप्शन के साथ, जहां मैंने बोला था हमें 3 प्लान चाहिए। 6 महीने के प्लान, क्योंकि मुनीर का क्या भरोसा है, मुनीर की नौकरी पक्की नहीं है।
और सबसे बड़ी बात, मुनीर की रिटायरमेंट पक्की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिक्टेटर बन जाता है वो रिटायर होकर कहीं जा ही नहीं सकता। या वो जेल जाता है, या वो देश निकाले में जाता है, या उसकी हत्या होती है, या तीनों होते हैं। और मैं हर किसी का आपको उदाहरण दे सकता हूँ। कोई पाकिस्तानी डिक्टेटर आज तक ऐसा नहीं है जो रिटायर होकर गोल्फ खेलने गया हो अपने देश में। वो सबको, कोई जिंदा बच भी गया, जेल नहीं भी गया, तो बाहर जाना पड़ता है उसको। तो ये मुनीर के लिए बड़ी मुश्किल है। उसकी जो जॉब है वो एक कामिकाज़े जॉब है एक तरीके से। वो डेस्परेट आदमी है। तो क्या भरोसा अगले 4-5 महीने में कुछ कर ले कि बाद में तो भारत और सशक्त हो जाएगा। तो हमें 3 प्लान चाहिए, एक 6 महीने के लिए प्लान, एक 2 साल के लिए प्लान और एक 5 साल के लिए प्लान। 6 महीने में ऐसे कि वो एरिया फिलअप कर लो जहां आपको इमीडिएट डिटरेंस आपको मिल जाए, जो कि 6 महीने में आप कर सकते हैं। तो आपको बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा। 2 साल में कुछ ऐसा, जो कई चीज़ें आप घर में बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो इतनी हाईटेक नहीं है, जैसे फाइटर प्लेन, नया फाइटर एयरक्राफ्ट 2 साल में नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा आने में। लेकिन कम से कम तेजस को फटाफट करें, कुछ नए लॉन्ग रेंज मिसाइल फटाफट लेके आएँ, और 2 साल में कम से कम जो रूस से S-400 बैटरीज और आनी है उनको ज़रा जल्दी करके और लिया जाए और मिसाइल बढ़ाए जाएं, क्योंकि अब जो होगा ये बियॉन्ड विजुअल रेंज ही होगा। इसमें सैनिक एक दूसरे के सामने तो ऐसे जाएंगे नहीं। 5 साल के अंदर जो आप करेंगे, जो आप अगले 3 साल में 2.5% तक GDP जाके, मैंने कहा आप फिर 2.5% पे रहिए, आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रम्प यूरोप को बोल रहे हैं 5% करो, जापान को करें 5% करो, हमें 5% की ज़रूरत नहीं है, हमारी इकोनॉमी का साइज़ भी बड़ा है। तो हम अगर 2.5% जाके 2 साल और रखें तो अब प्लान कर सकते हैं कि 5 साल के अंदर हमारे पास इतनी सुपीरियरिटी इतने एरियाज़ में हो जाएगी कि पाकिस्तान ये सोचे ही ना कि वो खुराफात कर सकता है। तो ये 3 प्लान चाहिए, 6 महीना, 2 साल, 5 साल। और ये आप इस आर्टिकल में देखें, ये अफसोस है, मतलब मेरी गलती है कि मैं उसको हिंदी में पॉडकास्ट वर्जन नहीं करता हूँ, लेकिन उस आर्टिकल, मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हिंदी में भी छपता है, तो हिंदी का लिंक भी आपको अपूर्वा देगी। शेखर, अगला सवाल आदित्य का है। वो बोल रहे हैं बिहार में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये प्रक्रिया पहले क्यों नहीं शुरू की गई? क्या आपको लगता है कि विपक्ष का ये तर्क सही है कि सत्ताधारी दल इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है? क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में भी शुरू की जानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से शुरू की गई और जितने कम नोटिस के साथ की गई, बिना कोई तैयारी के, बिना कोई डिबेट के, डिस्कशन के, उससे हर किसी को शक होगा, खास करके जो नॉन बीजेपी वोटर्स हैं और जो बीजेपी के खिलाफ पार्टियां खड़ी हुई हैं। और जिस तरीके से किया गया है, जिस तरह के सबूत मांगे गए हैं, बहुत लोगों के लिए संभव नहीं होंगे। और इससे फिर जो ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहे हैं अभी, उनके पास बहुत डिस्क्रेशन हो जाएगी जी। और फिर ये कहना कि उनको शक हो कि कोई इंडियन नहीं है तो उसको ये फलाना को रेफ़र कर देंगे, तो एक तरह से सिटीजनशिप प्रोसेस बन जाती है, NRC प्रोसेस बन जाती है। उसके ऊपर आप देखें, चंद्रबाबू नायडू जो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी तो बीजेपी की सबसे इम्पॉर्टेंट एलाई है, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। और मुझे ये भी लगता है कि इसके बाद आपकी बात ठीक है, हालांकि मैं, आपने कहा होनी चाहिए वेस्ट बंगाल में कि नहीं, मैं ये कहूँगा कि इसको वेस्ट बंगाल और असम में बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है जी। और उससे वहाँ पे फिर ये सांप्रदायिक डिवाइड इससे पैदा हो सकती है। तो ये एक सेंसिटिव मामला है, सबको कंसल्ट करके समय लेके इसको करना चाहिए था। और वैसे मैं ये भी नहीं समझता कि इसमें कोई 10 लाख लोगों को कोई डिस्क्वालीफाई कर पाएगा, क्योंकि ये संभावना है नहीं। भारत में सब लोग अवेयर हैं और जागरूक हैं, जिसको भी शिकायत होगी किसी कोर्ट में जाएगा, NGOs होंगे, एक्टिविस्ट होंगे और पार्टीज़ हैं। तो ये एक नया मोर्चा खोला है बीजेपी ने, और ये तो हुआ ना कि अब बिहार में भी डिबेट तो यही हो गई। और इसका जो अंडरलाइंग मैसेज है वो यही है कि सब लोग चाहते हैं कि मुस्लिम जो बांग्लादेशी आए हुए हैं किशनगंज वगैरह एरिया में, उनमें से तो बहुत हमारे भारतीय नागरिक ही नहीं है, तो उनका वोट हम, आप अगर कोई सवाल पूछे आप क्या सोचते हैं
कि भारत का वोटर भारत का नागरिक होना ज़रूरी है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। तो फिर आया तो फिर मैं ढूंढ रहा हूँ उसकी नागरिकता ये ठीक है कि नहीं। फिर आप उसका काउंटर सवाल ये होगा कि इलेक्शन कमीशन का काम है क्या ये? तो ये सब बातें पेचीदा हैं और ये कोई बहुत सीधा साधा मसला नहीं है, सीधा साधा एक्शन नहीं है। ये इसको कहना है तो नॉर्मल है, हम ज़रा ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग का दिल्ली में भी वोट है, यहाँ भी वोट है, ये सब इसका सबका जो अंदर का जो मैसेज है वो कुछ और है। शेखर, अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है। वो बोल रहे पिछले दिनों कश्मीर में मार्टर्स डे को लेकर हंगामा हुआ। आखिर आज़ादी से पहले एक राजा के खिलाफ हुए विरोध की एक घटना को लेकर ये बवाल क्यों, जबकि राजा ने खुद बहुत से सुधार किए थे इस घटना के बाद? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्यों हटाया छुट्टी के लिस्ट से और फिर नेताओं को रोका क्यों गया? इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, अब ये बहुत लंबी बात है। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्रवीण स्वामी का एक एपिसोड है, उनका आर्टिकल भी है, उनका आर्टिकल जो होगा वो हिंदी में भी होगा जी, वो शेयर कर देंगे पूर्वा। और उनका जो एपिसोड है, उनका पॉडकास्ट, वो भी आप सुनिए। ये पेचीदा मसले हैं, पेचीदा मसले हैं कि राजा हिंदू थे कश्मीर के, और ये जो टेंशन थी ये एक तरह से हिंदू मुसलमान बन गई। उसमें फायरिंग हुई और लोग मरे। लोग जो मरे वो मुस्लिम थे। और जो पार्टीज़ जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये वैली की पार्टीज़ हैं। वैली में ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। पहले 90-95% थे, अब तो करीब 100% ही हैं, क्योंकि हिंदू तो सब निकाल दिए बड़ी ट्रैजिक इवेंट्स में, हॉरिफिक इवेंट्स में। जो 1990 में जो कश्मीरी पंडित्स को बाहर निकाला गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादतियाँ हुई। तो ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम इशू वहाँ बन जाता है। अब ये बीजेपी केंद्र में है, तो बीजेपी का, आरएसएस का एक अपना व्यू है उस इंसिडेंट के ऊपर। तो जिसको वो सोचते हैं कि हमारा पॉपुलर प्रोटेस्ट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, कश्मीर की पार्टीज़, वैली की पार्टीज़, उसको जो हिंदू पार्टीज़ हैं, और बीजेपी भी हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है या हिंदू आइडियोलॉजी की पार्टी है, वो सोचते हैं कि वो कम्युनल इशू था। उसके बीच में चीफ मिनिस्टर को इस तरह से रोके जाना, उसको नहीं अलाउ करना कि उसको दीवार फांदनी पड़े, ये सब गलत बात है। क्योंकि अगर भारत सरकार चाहती है कि उसने कश्मीर में जो कुछ किया है, चुनाव भी कराया है, इसकी क्रेडिबिलिटी हो, तो ऐसी चीज़ें करने का फ़ायदा नहीं है। एक तरह से मैं कहूँगा कि ये कोई बड़ी समझदारी की हरकत नहीं है। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी। सूरज पूछ रहे हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला गया मुकाबला बहुत दिलचस्प रहा और देखने में बहुत मज़ा आया। आपके इस टीम के बारे में क्या विचार हैं? आपको नहीं लगता कि सर रविंद्र जडेजा को जितनी नाम और शोहरत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती? अगर आंकड़े देखें तो वो कपिल देव के काफ़ी पास हैं। देखिए, सिर्फ आंकड़ों से सब कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये कि मैच बहुत दिलचस्प था और इस मैच को हमें जीतना भी चाहिए था। और आप मुझे पूछते कि मैच कहाँ हारे, सब लोग पंत का नाम लगा रहे हैं। बल्कि मुझे ये बात पसंद भी नहीं आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने भी उन्हीं का नाम लगा दिया। वो गलत है। पंत एक अलग तरह का खिलाड़ी है, वो खेलता है, उसकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, विकेट कीपर है, 45-46 की एवरेज उसकी बैटिंग की है। इस टाइम दुनिया के देशों में बहुत कम की इतनी एवरेज है, वो एक अलग बात है। लेकिन पहली इनिंग्स में इंग्लैंड को करीब 60-70 रन ज़्यादा दे दिए गए। उसमें सबसे बड़ा रोल, एक बड़ा सिंपल कैच जो केएल राहुल ने छोड़ा हैरी ब्रुक का, और हैरी ब्रुक ने फिर रन बनाए। तो ऐसी कुछ बातें हुई। और ग्राउंड फील्डिंग भी हमारी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि पिछले कुछ सालों में हमारी हुई है। और फिर आप देखें जडेजा, अब जडेजा खेले अंत तक, पहली बारी में भी खेले, लेकिन जडेजा अब कोई किसी पेस पे रन नहीं बना पा रहे हैं और उसे टीम का फ़ायदा नहीं हो रहा। क्योंकि खास करके जब वो टेल के साथ खेलते हैं तो टेल तो हमेशा के लिए नहीं ठहरने वाली। तो जब टेल के साथ आप बैटिंग करते हैं, वो भी एक कला होती है, ये क्राफ्ट होता है। वो आर्ट नहीं होता, क्राफ्ट होता है। कला नहीं होती, क्राफ्ट होता है, सीखना पड़ता है। जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण को आता था टेल के साथ कैसे खेलना है, कब स्ट्राइक देनी है और जब स्ट्राइक अपने आप लेनी है तो रन बनानी है। ये नहीं कि आप 4 बॉल टुक करें, 5वीं पे रन ले लें, टेलेंडर फिर 1 बॉल खेले, फिर अगला ओवर हो। ऐसे कभी ना कभी तो अच्छी बॉल आएगी ना, टेलेंडर आउट हो गई, नहीं तो आप आउट हो जाओगे। तो ऐसे में जडेजा को इसमें भी एक्सेलरेट किया होता, फाइनली फ़र्क पड़ा कितना, 22 रन का तो था ना।
और उसके पहले उनके साथ जब नीतीश कुमार रेड्डी थे तो उसको बोला होता कि अरे यार अब थोड़ा सा तुम जम गए हो, अब तुम थोड़ा तेज़ खेलो, क्योंकि इसके बाद तो कोई नहीं आ रहा ना। तो वो जो एक सिचुएशनल अवेयरनेस है उसका इस टीम में अभाव है। उस टीम में ये जडेजा ने भी दिखाया और सिचुएशनल अवेयरनेस का अभाव ऋषभ पंत भी दिखाते रहे हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में जो मर्जी है वही नहीं खेलना होता। आपको आप इसमें ये तो टेस्ट क्रिकेट है, ये पुराने ज़माने की क्रिकेट नहीं है कि बॉलर आया उसको चौका मारा, कवर ड्राइव बड़ा अच्छा इयन चैपल ने, तो हमारा स्पिन बॉलर उसको ताली बजा रहा है कि बहुत अच्छा। आजकल वो टेस्ट क्रिकेट ऐसी नहीं है। इसके अंदर आप आखिरी ओवर लंच के पहले एक रन खतरनाक इसलिए ले रहे हो कि राहुल इस तरफ आ जाए और 2-3 बॉल होंगी, उसके अंदर उनके 100 बन जाए। तो ये बेकार की बात है। आप उस ओवर को खेलिए जैसे आप किसी भी ओवर को खेल रहे हैं। लंच के बाद रन बन जाएंगे और आपको सिंगल मिलता है तो आप ले लीजिए, लेकिन अब आपने एक रिस्की सिंगल लिया। इसका मतलब जो आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं थी, आप मैच की सिचुएशन नहीं समझ रहे थे या नहीं सोच रहे थे, आप अपने साथी के जो व्यक्तिगत स्कोर की सिचुएशन सोच रहे थे। तो बिग पिक्चर इस टीम में अभी कुछ मैच्योरिटी का अभाव है। अगर अब हमारा बैटिंग लाइनअप भी देख लें तो हमारे अंदर एक स्टेबलाइज़र नहीं है अभी। जैसे हमारे यहाँ राहुल द्रविड़ थे, VVS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, ये स्टेबलाइज़र थे। वीरेंद्र सहवाग, गांगुली एक अलग तरह के खेल खेलते थे। इन तीन में से एक इंसान स्टेबलाइज करता था। उसके बाद भी चेतेश्वर पुजारा, फिर विराट कोहली नंबर 5 पे। हमारे अभी नंबर 1 और नंबर 6 के बीच में एक ही स्टेबलाइज़र है, एक तरीके से वो ओपनर है, वो KL राहुल है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में एक स्टेबलाइजिंग बैट्समैन के बिना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबलाइजिंग बैट्समैन के साथ ही फिर लोअर ऑर्डर में बैट करता है, नंबर 7, 8 इस केस में, और फिर 9, 10, 11, जिसको 9, 10 एंड जैक भी बोलते हैं, 9, 10 एंड 11। इसीलिए एक स्टेबलाइजिंग बैट्समैन की बहुत ज़रूरत है। अब कौन है भारत में जो उपलब्ध है? एक नाम जो बार बार लिया जाता है वो श्रेयस अय्यर का है। मुझे पता है उनकी शॉर्ट बॉल से कुछ समस्या रही है, उन्होंने सॉर्ट आउट करी कि नहीं, लेकिन जैसे हम भारत में भी खेले, यहाँ न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड से हम इतनी बुरी तरह से 3-0 हार गए। न्यूजीलैंड से हम ना हारे होते स्पिनिंग पिचेस के ऊपर वो भी, तो हम WTC फाइनल में जाते इस साल, हमें कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन हम हार गए क्योंकि हमारे यहाँ कोई खड़ा होकर स्पिन नहीं खेल पाया। ये एक ट्रेजिडी है। और उसमें जो भारत में सबसे अच्छा स्पिन खेलने वाले हैं वो श्रेयस अय्यर है। बांग्लादेश में भी आप हारने वाले थे स्पिन के आगे, उन्होंने आपको बचाया, लेकिन फिर भी उनको नहीं सिलेक्ट किया। कि ये कुछ बातें जो समझ नहीं आती, जिसको कहते थे एक ज़माने में, राज सिंह डूंगरपुर ने बोला था हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। जब एक क्रिकेट सिलेक्शन उन्होंने किया, सबने कहा अरे आपने सारे पुराने छोड़ दिए, आप कौन कौन किस किस को ले आए, तो उन्होंने कहा हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। तो आपकी जैसी स्थिति होती है, सिलेक्शन भी उसके हिसाब से उसके मुताबिक होनी चाहिए। और आपने पूछा जडेजा और कपिल देव, तो मैं कहूँगा कि जडेजा के बहुत अचीवमेंट्स हैं, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ आंकड़े नहीं होते। आप कितने समय खेले, आपने कितने मैच जीते अपनी बैटिंग से और अपनी बॉलिंग से। आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है अभी, टेस्ट मैच भी इतने ज़्यादा होते हैं कि आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। और भारत के अंदर जब आप बॉलिंग करते हैं तब आपको स्पिन के ऊपर विकेट भी काफ़ी मिलते हैं। कपिल देव ने बहुत मैच अपने आप जीते हैं, और वो भी फास्ट बॉलिंग से जीते हैं, बाहर भी और भारत के अंदर। और दूसरी बात यह, फ्रंटलाइन बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, उसके बावजूद उनको बहुत बॉलिंग भी करनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी समय तो भारत में एक ही फास्ट बॉलर था। तो अकेले ऐसे था जैसे एक इंसान दोनों तरफ से कर रहा है। 6 ओवर किए, 4-5 के ब्रेक के बाद फिर से आ गए। तो कपिल देव के साथ आप जडेजा की तुलना नहीं कर सकते। जी चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।